बात अगली बड़ी खबर की। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 2 आईपीएस अफसरों का भी ट्रांसफर हुआ है। पौड़ी के डीएम बने हैं आशीष कुमार चौहान। रानी जोशी को पिथौरागढ़ का डीएम बनाया गया है। अनुराधा पाल बनी है बागेश्वर की डीएम। आईपीएस श्वेता चौबे को एसएसपी पौड़ी बनाया गया है। तो ये प्रशासनिक फेरबदल उत्तराखंड में हुआ है, जिसमें कि 2 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। पौड़ी के डीएम आशीष कुमार चौहान बने हैं। रीना जोशी को पिथौरागढ़ का डीएम बनाया गया है। अनुराधा पाल बागेश्वर की डीएम बनी है। आईपीएस श्वेता चौबे, जिनको एसएसपी पौड़ी बनाया गया है। रानीखेत के बगवाली पोखर में 4 दिवसीय बगवाई कौतिक मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक मदन बिष्ट ने किया। बताया जा रहा है मेले का आयोजन पिछले 9 दशक से होता आ रहा है, जिसे लेकर आज भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। तो बगवाई कौतिक मेले का आयोजन किया गया है। मेले के दौरान की ये तस्वीरें हैं। 9 दशक से इस मेले का आयोजन इसी तरीके से किया जा रहा है, जिसमें कई तरीके के कार्यक्रम होते हैं, संस्कृति की झलक होती है, मंच लगाया जाता है और बड़ी संख्या में लोग इस मेले में पहुंचते हैं। देखिए, बगवाई कौतिक मेले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिछले 9 दशक से लगातार इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां कई तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक झलक वहां देखने को मिलती है और मेले का आयोजन यहां पर किया गया। उसी दौरान की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कई गणमान्य लोग आगे बैठे हैं। पीछे रानीखेत हल्द्वानी की ये जनता है जो इस मेले में शामिल होने के लिए पहुंची है। वहीं श्रीनगर के मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर में 2 दिवसीय कांडा मेले का समापन हो गया। 2 दिवसीय मेले के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। परंपरा के मुताबिक कांडा गांव के मंदिर से मां भगवती की डोली ढोल नगाड़ों के साथ सिद्धपीठ मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। अब मां भगवती की डोली 1 महीने तक महादेव मंदिर में ही रहने वाली है। तो देखिए, श्रीनगर से जो तस्वीरें आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेले में बड़ी संख्या में इलाके के जो ग्रामीण हैं वो पहुंचे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। 2 दिवसीय ये मेला होता है, जिसका समापन हो चुका है। वहीं मसूरी के एसडीएम ने सड़क निर्माण कामों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने निर्देश दिए कि जहां पर भी सड़कों की स्थिति खराब है उसमें सुधार किया जाए। निरीक्षण में सड़क के किनारे मलबा जमा होने, नालों की सफाई न होने को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगी है। अभी कुछ रोज पहले ही सीएम धामी ने अधिकारियों से खराब सड़कों की रिपोर्ट मांगी थी। तो एसडीएम ने सड़कों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और जो खामियां पाई गई उसको सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। खराब सड़कों को लेकर एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। एसडीएम जब निरीक्षण करने के लिए पहुंचे उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मसूरी डाइवर्जन से मसूरी तक और मसूरी किताब घर से लेकर के कैंपटी फॉल रोड जहां तक हमारा जुडिक्शन है, और दूसरा फिर जो है ये जो हाथी पांव वाला रोड है, इसका निरीक्षण अभी किया है। और इसमें मुख्य रूप से देखने में आ रहा है कि जो बरसात के बाद जो मलबा गिरा था वो मलबा जो है सड़क के किनारे रख दिया गया। सड़क को ओपन तो कर दिया गया है, यातायात चल रहा है, लेकिन जो मलबा है, पत्थर हैं, वो सड़क के किनारे रखे गए हैं। यूके SSSC पेपर लीक मामले में परीक्षाओं की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। पूर्व आईएएस SS रावत की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल VK माहेश्वरी कमेटी में शामिल। ITDA टास्क फोर्स के मैनेजर संजय माथुर भी कमेटी में शामिल। इसके अलावा यूके SSSC की 8 भर्तियों की जांच समिति करेगी। 8 में से सरकार ने 4 भर्तियों को रद्द करने का फैसला लिया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, परीक्षाओं की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई है। पूर्व आईएएस SS रावत की अध्यक्षता में ये विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार हैं जनरल VK माहेश्वरी इस कमेटी में शामिल हैं। इसके अलावा ITDA टास्क फोर्स के मैनेजर संजय माथुर भी कमेटी में शामिल हैं। यूके SSSC के 8 भर्तियों की जांच ये समिति करेगी। 8 में से सरकार ने 4 भर्तियों को रद्द करने का फैसला लिया था, लेकिन बाकी की जो 4 भर्तियां हुई हैं उसको लेकर भी जांच की जाएगी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी पंकज राणा देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं।
पंकज, ये जो कमेटी तैयार की गई है 3 सदस्यीय, किस तरीके से काम करेगी और जो 8 भर्तियां हैं जिसमें कि 4 को रद्द करने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया, उनको लेकर कैसे जांच होगी, पूरी जानकारी दें। गुंजन, देखिए अभी जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसके नए अध्यक्ष एस मर्तोलिया बनाए गए थे और मर्तोलिया ने 18 अक्टूबर को एक मीटिंग की थी। मीटिंग में ये तय किया गया था कि जो भी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की ऐसी भर्तियां हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जिन पर ये लग रहा है कि उनमें गड़बड़ियां पाई गई हैं, उन्हीं तमाम भर्तियों की जाँच के लिए मर्तोलिया जी ने एक कमेटी का गठन किया था। ये 3 सदस्यीय कमेटी कल शाम को बनाई गई है। इसमें यह तय किया गया है कि जो भी ऐसी भर्तियाँ हैं जिनमें गड़बड़ियाँ पाई गई हैं या ऐसी भर्तियां जिन पर गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं, उन भर्तियों की ये समिति जांच करेगी। और इसमें क्योंकि मुख्य बात यह है कि कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिन भर्तियों को लेकर शासन स्तर पर भी जांच चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है, उसके अलावा विजिलेंस भी इन तमाम भर्तियों की जांच कर रही है। लेकिन आयोग द्वारा भी एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है ताकि ये तय हो सके कि इनमें जो गड़बड़ियाँ पाई गई हैं वो किस आधार की हैं। क्योंकि देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कैबिनेट जब हुई थी तो कैबिनेट में 4 भर्तियों को रद्द करने का निर्णय लिया गया था कि 4 भर्तियाँ रद्द की जाएंगी और शासन से ये प्रस्ताव बनाकर जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है उसको भेजा गया था। लेकिन वो भर्तियां अभी तक रद्द नहीं की गई हैं क्योंकि जो छात्र हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी थी और उनको ये लग रहा था कि उन्होंने मेहनत करके परीक्षा पास की है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नकल के माध्यम से या अन्य तमाम माध्यमों से पास हुए हैं, उनको नौकरी मिली है। तो उन तमाम तथ्यों की ये समिति जांच करेगी कि आखिरकार जो भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में किस आधार पर जांच करनी है। पंकज, लेकिन जो इसकी पूरी रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट कब तक तैयार की जाएगी, क्या इसकी कोई एक डेडलाइन है? देखिए वैसे तो ये सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है कि इसके लिए 10 दिन का, 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का वक्त तय किया गया है कि इसी भीतर जो समिति है ये अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर जो अध्यक्ष हैं अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के उनको दे दी जाएगी और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि जो भर्तियां हैं उनको रद्द किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि बहुत सारे ये तमाम पहलू निकल कर सामने आए हैं कि जिन भर्तियों में गड़बड़ियाँ पाई गई हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत करके पास हुए थे। तो छात्र कई बार मुख्यमंत्री से ही मिल चुके हैं और कई बड़े नेताओं मिल चुके हैं। उनका यह कहना है कि जब हमने मेहनत की है और मेहनत करके परीक्षाएं पास की हैं तो क्यों भर्तियां रद्द की जा रही हैं। इसी आधार पर ये जो कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी जांच करेगी और जांच के बाद लगभग 10 दिन के भीतर ये रिपोर्ट जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनको सौंप देगी। उसके बाद भर्तियों को रद्द करने का निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा। ठीक है पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में खतरे की चेतावनी जारी कर दी गई है। आज वैज्ञानिक एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं। वैज्ञानिकों की सलाह है केदारनाथ के उत्तरी दिशा में कोई काम ना हो। उत्तरी दिशा में कभी काम ना कराने की सरकार से भी सिफारिश की गई थी। केदारनाथ में सितंबर और अक्टूबर में अवलॉन्च आया था। अवलॉन्च के बाद एक्सपर्ट्स कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। वीडियो इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक और आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों का ये दावा है उत्तरी दिशा में ग्लेशियर के मॉरन मौजूद हैं। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में अवलॉन्च की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। पिछले दिनों भी अवलॉन्च आया था, जिसके बाद वैज्ञानिक आज कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं। सरकार को एक रिपोर्ट पहले ही सौंपी जा चुकी है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि उत्तरी दिशा में कभी काम ना करने की जो सिफारिश है वो सरकार से पहले की गई है। केदारनाथ की उत्तरी दिशा में कोई काम नहीं होना चाहिए। और चलिए वैज्ञानिकों की चेतावनी क्या है वो जल्दी से हम आपको बता देते हैं, किस तरीके से खतरा खड़ा हो सकता है। मंदिर के उत्तर में निर्माण कार्य पर रोक लगे, ये वैज्ञानिकों ने कहा है। वैज्ञानिकों का दावा है उत्तर दिशा में मॉरिन मौजूद है। भविष्य में भी कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन वहां पर नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। खतरा क्यों है ये भी आपको बता देते हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने में 3 अवलॉन्च वहां पर आ चुके हैं। खतरे की आहट से श्रद्धालुओं में हड़कंप मचा है। 2013 की आपदा में चौराबाड़ी झील टूटी थी। भयंकर बाढ़ से श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी भी इसको लेकर बनाई थी। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी दिशा की तरफ कोई भी काम नहीं होना चाहिए। पंकज राणा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। पंकज, जिस तरीके से आईआईटी रुड़की के जो वैज्ञानिक हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं पिछले दिनों जैसे अवलॉन्च आया और 2013 की घटना को भी वो याद कर रहे हैं, उत्तरी दिशा में कोई भी काम, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। साथ ही ये भी माना जा रहा है आज कोई खुलासा हो सकता है। तो क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी या क्या वैज्ञानिकों की तरफ से कहा जा सकता है?
देखिए, वैज्ञानिकों की जो एक्सपर्ट कमेटी थी जिनने रिपोर्ट तैयार की है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और शासन इसका अध्ययन कर रहा है। एक्सपर्ट जो शासन के स्तर पर बनाए गए थे उनके माध्यम से इस पूरी रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। जो भी संस्तुतियाँ कमेटी द्वारा दी गई हैं आपदा प्रबंधन विभाग को, वो इस पर रिपोर्ट पर अध्ययन करेगा और अध्ययन के बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि 2000 आपदा में जो एक भीषण आपदा केदारनाथ धाम में आई थी, उसके बाद जो भी एवलांच वहाँ आ रहे हैं उनका तमाम जो भूवैज्ञानिक हैं, हिमस्खलन से जुड़े हुए तमाम वैज्ञानिक हैं, वो इसका अध्ययन कर रहे हैं। और अभी हाल ही में 3 भूस्खलन इस घाटी में हुए हैं। ये भूस्खलन उसी एरिया में हुए हैं जहां पर चोरवाड़ी इलाके में झील टूटी थी, उसके बाद ये भीषण त्रासदी आई थी। और इसीलिए बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तमाम चीज़ों को बहुत गहनता से अध्ययन किया जा रहा है कि भविष्य में इस तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो चोरवाड़ी इलाका है जहाँ पर ये भूस्खलन हुआ था, ये हिमस्खलन हुआ था, उससे केदारनाथ घाटी की दूरी की जाए तो लगभग 5 से 6 किलोमीटर की ये दूरी है। तो उसी दूरी के माध्यम से ये तय किया जा रहा है कि जो एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि केदारनाथ पूरी घाटी में पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं और जहां पर वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि इस एरिया में जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो नहीं किया जाना चाहिए, वहां पर फिलहाल कोई काम अभी चल नहीं रहा है। लेकिन इन भविष्य में अगर ऐसा होता है, उन पर काम किए जाते हैं, तो वहाँ पर कभी दिक्कतें आ सकती है और उसका असर ऊपर वाली चोटियों पर पड़ सकता है। ये तमाम चीज़ें अध्ययन का पहलू थे और वही अध्ययन की रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। देखिए, इसमें आपदा प्रबंधन विभाग अध्ययन कर रहा है और आज संभवतः ये माना जा रहा है कि अगर आपदा प्रबंधन विभाग इन तमाम पहलुओं पर अध्ययन कर लेता है, शासन स्तर पर सभी अध्ययन ये हो जाते हैं, वैज्ञानिकों ने जो रिपोर्ट दी है, तो उसका कुछ चीज़ें तय की जाएंगी। कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगाई जा सकती है। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो ऊपर वाली क्षेत्र है वहाँ पर, क्योंकि तमाम जो ट्रैकर हैं वो उस साइड जाते हैं, तो ट्रैकरों को भी रोकने पर निर्णय लिया जा सकता है। क्योंकि ये भी एक सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है, 10 सालों में तकरीबन 100 ट्रैकरों की उस एरिया में मौत भी हुई है। तो ये तमाम बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि अगर वहाँ पर भूस्खलन लगातार होता है या हिमस्खलन लगातार होता है तो उसे कैसे रोका जाए, कैसे उसे सुरक्षित किया जाए। तो अभी रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है, उसके बाद ही इसका खुलासा किया जाएगा। जी ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। तो केदारनाथ धाम में जून 2013 की आपदा को हिंदुस्तान के लोग कभी भुला नहीं सकते। कुदरत की इस विनाशकाली लीला का पूरे देश के लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, मगर केदार की पहाड़ियों पर फिर से कुछ ऐसी ही हलचल हुई है जिसे रोकना बेहद जरूरी है, वरना फिर से कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। क्योंकि केदारनाथ की पहाड़ी पर प्रलय का ऐसा जिंदा बम है, अगर वो फूटा तो किसी बड़ी अनहोनी को जन्म दे सकता है। ये तस्वीरें अक्टूबर महीने की शुरुआत की हैं, जब केदारनाथ धाम की पहाड़ियों पर हलचल हुई थी। जब किसी ने इस वीडियो को देखा, उसके जहन में केदार घाटी में जून 2013 में आई आपदा की यादें ताजा हो गई। एवलांच की इस घटना के बाद सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी को इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा था। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केदारनाथ मंदिर के उत्तरी क्षेत्र में फिलहाल किसी भी तरह का निर्माण ठीक नहीं है। इंसिडेंट प्लेस थी, वहाँ पे उन्होंने हवाई सर्वेक्षण वगैरह ये सब चीज़ें किया और अपनी रिपोर्ट उन्होंने सरकार को सबमिट कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार मतलब कि ये पता चला है कि उसमें कोई ऐसी जो हिमस्खलन हुआ है वो हिमालयी क्षेत्रों में जो है इन दिनों में सामान्य प्रक्रिया रहती है हिमस्खलन होने की, और वो खतरे वाली ऐसी कोई बात उस पर नहीं है उस पर। हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये ज़रूर कहा है कि जो केदारनाथ क्षेत्र के जो पीछे का 5-7 या 6-7 किलोमीटर का जो पीछे वाला इलाका है, वहाँ पर पुराने ग्लेशियरों। और इधर केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद बाबा की पंचमुखी चल विक्रय उत्सव डोली दूसरी रात्रि पड़ाव स्थल गुप्तकाशी के विश्वनाथ मंदिर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों और मंदिर से जुड़े पुरोहितों ने बाबा की उत्सव डोली का फूल मालाओं और बाबा के जयकारों के साथ स्वागत किया। इस दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने पहाड़ी धुन भी बजाई। आपको बता दें कि आज बाबा केदार की उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच जाएगी, जहां पूरे शीतकाल के दौरान बाबा की पूजा अर्चना और दर्शन। देखिए, आर्मी के जवानों की ओर से पहाड़ी धुन यहां पर बजाई गई है। शीतकाल के दौरान ओमकारेश्वर बाबा केदार की डोली जो आज पहुंचेगी और अगले 6 महीने तक वहीं पर बाबा केदार के दर्शन हो सकेंगे। कल केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और उसके बाद ये डोली ओमकारेश्वर आज पहुंच जाएगी। प्रक्रिया होती है, पूरे विधि
विधि विधान के साथ कपाट बंद हुए और उसके बाद जो विग्रह टोली है वो निकली और आज ओंकारेश्वर ये टोली पहुंच जाएगी। उत्तराखंड के सीएम धामी उत्तराखंड सदन में मौजूद, आज केंद्रीय नेतृत्व से कर सकते हैं मुलाकात। गृह मंत्रालय की बैठक में शिरकत करने दिल्ली आए हुए थे मुख्यमंत्री। आपको बता दें 2 दिन की ये बैठक चली। बैठक तो खत्म हो गई है लेकिन मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में ही मौजूद है। आज केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। गृह मंत्रालय की बैठक में शिरकत करने के लिए सीएम दिल्ली आए थे। रुड़की के खानपुर विधानसभा से विधायक उमेश कुमार ने नोटों पर गणेश लक्ष्मी की फोटो लगाने के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। विधायक उमेश कुमार का कहना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मद्देनजर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। खानपुर विधायक ने कहा नोटों पर देवी देवताओं की फोटो नहीं होनी चाहिए, ऐसा है तो नोटों पर भगवान बद्री केदार का फोटो लगना चाहिए। पौड़ी में बीते 4 अक्टूबर को हुए बस हादसे में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के बाद मृतकों के आश्रितों और घायलों को मुआवजा राशि मुहैया करवाई जा चुकी है। बस हादसे में मृतक लोगों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक मदद दी गई है। बस हादसे में 33 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 19 लोग घायल हुए थे। बस हादसे से जुड़े लोगों को, परिजनों और घायलों को मुआवजा मिलेगा। आपको बता दें बस हादसे में 33 बारातियों की जान चली गई थी। दुर्घटना हुआ था उसके मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के पश्चात जो है सभी जो मृतक व्यक्ति थे उनके परिवारों को, उनके आश्रितों को मुआवजा राशि वितरण का कार्रवाई संपन्न कर लिया गया है। सभी परिवारों को जो है मृतक व्यक्ति के आश्रितों को 2 लाख रुपए प्रति मृतक व्यक्ति के अनुसार वितरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बनबसा से लगती नेपाल सीमा पर इंडो नेपाल सहयोग से ड्राई पोर्ट बन रहा है। इसके निर्माण कार्य में आ रही जमीन से संबंधित दिक्कतों को अब दूर कर लिया गया है। उम्मीद है कि अब जल्द ही ड्राई पोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। ड्राई पोर्ट को जोड़ने के लिए 4 किलोमीटर लंबा हाईवे बन रहा है, जिसके लिए किसानों को जमीन का मुआवजा देने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन से संबंधित जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर किया जा रहा है। ड्राई पोर्ट भारत और नेपाल के बीच बनाया जा रहा है। भारत और नेपाल की सीमाओं को इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और यहाँ पर ड्राई पोर्ट तैयार किया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर एक ड्राई पोर्ट आईसीपी और जो हाईवे से कनेक्शन के लिए 109D एक नया हाईवे बनाया जा रहा है। इन तीनों पर वर्तमान में तहसील में और हमारे क्षेत्र में एक प्रक्रिया गतिमान है। जहाँ तक ड्राई पोर्ट की बात है उसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है और वो वन विभाग की जगह है और उसमें उसको लैंड ट्रांसफ़र के लिए जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रोड जो उसको कनेक्टिंग रोड है उसके लिए जो राजस्व की ज़मीन थी वो ऑलरेडी पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर दी गई है। वन भूमि भी उसमें कुछ आ रही है, वो भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है। वहीं उत्तराखंड पुलिस की तरफ से हल्द्वानी में अंतर्राज्यीय फुटबॉल मैच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस बार इस प्रतियोगिता के आयोजन का जिम्मा नैनीताल पुलिस को मिला है। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। फुटबॉल प्रतियोगिता में 14 टीमों के 224 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। फुटबॉल मैच प्रतियोगिता का आयोजन हल्द्वानी में किया गया है। जिला पुलिस को आयोजन का जिम्मा दिया गया है। 14 टीमें हैं कुल मिलाकर जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। ये जो अंतरजनपदीय अंतरवाहिनी टूर्नामेंट जिसकी मेज़बानी नैनीताल कर रहा है, अच्छी बात है और विशेषकर गवर्नमेंट में तो इनफैक्ट मैं समझ रहा हूँ कि फिटनेस थोड़ा इस पर और भी विशेष ध्यान देने की इसलिए भी आवश्यकता है कि वर्किंग आवर्स ऑड हैं। मुझे लगता है कुछ जगहों पे स्ट्रेस भी होगा। बहुत आवश्यक है हम इसे खेलें और हमारे यूथ भी खेलते रहें। अच्छा कदम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।